बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम। लैंग्वेज रिव्यू हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा, अब भी लैंग्वेज रिव्यूज़ देखेंगे। अब लैंग्वेज रिव्यू हम देखेंगे सेंटेंसेस में, कि सेंटेंसेस में कैसे आप लैंग्वेज को बेटर कर सकते हैं अपनी। ये हमने सारी चीज़ें मोस्टली वही हैं जो पीछे पड़ी हुई हैं, ठीक है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टैग्ड मॉडिफायर्स एंड नाउन्स से। मॉडिफायर्स और नाउन्स हमने पढ़े हुए हैं, आई थिंक 101 में पढ़े हैं डिटेल से। अवॉइड यूजिंग लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ मॉडिफायर्स और नाउन्स, यानी कि लंबे लंबे मॉडिफायर्स, लंबे लंबे नाउन्स, इनको यूज़ करने से अवॉइड करें। दीज स्टैक्ड मॉडिफायर्स एंड नाउन्स कैन बी हार्ड टू रीड एंड समटाइम्स क्रिएट एम्बिग्विटी, क्योंकि इनको पढ़ना मुश्किल होता है और कभी कभी इनसे क्या होता है एम्बिग्विटी, यानी कि कंफ्यूज हो जाता है रीडर, क्या कहता है कि इसका क्या मतलब है, ये है या ये है, एम्बिगुअस शो होता है उसको, ठीक है, क्लियर नहीं होता। एम्बिग्विटी का एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, दैट इज द थिंग विच इज़ नॉट क्लियर, दैट इज कॉल्ड एम्बिगुअस थिंग। ओके, नेक्स्ट इज एड फ्यू वर्ड्स स्पेशली prepositions and conjunctions to make the relationship between nouns clear to reader, ठीक है। prepositions और conjunction से क्या होता है, noun clear हो जाता है, easy हो जाता है अंडरस्टैंड। preposition आपको पता है of the, ऐसे वर्ड्स को कहते हैं ना, इनसे noun जो है वो easy हो जाता है, और conjunction से भी सेम है, ठीक है। स्टैग मॉडिफायर्स और नाउन्स को यूज़ करने से अवॉइड करें, और स्पेशली प्रपोजिशन और कंजक्शन यूज़ करें ताकि रीडर्स को क्लियर हो जो आप कहना चाहते हैं। ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता रहा है आप सेंटेंस में, ठीक है। आगे है वर्डीनेस, से व्हाट यू हैव टू से इन अ फ्यू वर्ड्स, यानी कि ज़्यादा अल्फाज यूज़, एक ही बात है उसको हमने 101 में आई थिंक ये ज़्यादा डिटेल से देखा था कि एक ही बात है, आप उसको 3 लाइन में कर रहे हैं, और उसी बात को हमने देखा था 1-1.5 लाइन में भी बयान किया जाता है कि ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करने की गुरेज करें, कोशिश करें कम से कम वर्ड यूज़ करके, और जो मेन बात है रीडर को कम्युनिकेट करनी वो कर दें, ठीक है। देयर आर फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल विदाउट सेक्रीफाइस क्लैरिटी और ओमिटिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वाइटल थिंग, वो भी आपने कम्युनिकेट करनी है, और क्लैरिटी भी होनी चाहिए आपके सेंटेंस में, ठीक है। क्लैरिटी को सेक्रीफाइस किए बगैर और वाइटल इन्फॉर्मेशन को ओमिट किए बगैर, यानी कि उसको रिमूव आउट किए बगैर आप फ्यू वर्ड्स में अपना मीनिंग एक्सप्रेस करें। कंसाइजनेस इज़ डिज़ायरेबल इन ऑल राइटिंग, ये हमने 7 C's पढ़े थे ना 101 में, वो कंसाइजनेस। कंसाइज का मतलब होता है आपका जो राइटिंग है वो क्लियर है, शॉर्ट है। कंसाइज का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था उधर भी, जैसे हम कहते हैं नहीं कूजे में दरिया बंद करना, यानी कि थोड़े वर्ड्स में ज़्यादा बात एक्सप्लेन करना। तो वही कह रहे हैं कि कंसाइजनेस आपकी राइटिंग में ज़रूरी है, बट स्पेशली सो इन टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, एक्सेसिव नॉमिनाइजेशन, अननेसेसरी रेपिटेशन एंड अननेसेसरी वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर कॉमन काजेज ऑफ वर्डी राइटिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, पैसिव ने यूज़ करना और ये अननेसेसरी रेपिटेशन और ये सारा कुछ। Passive voice and active voice. Use the active voice whenever the passive voice is not appropriate. Active verbs make for concise prose. Sentence with passive verb use more words. कह रहा है कि क्योंकि पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसमें ज़्यादा वर्ड्स यूज़ होते हैं, आपको पता है बाय आ जाता है, और फिर वैसे भी ज़्यादा वर्ड्स होते हैं उसमें, जनरल बात है। और एक्टिव में कम वर्ड होते हैं, क्योंकि हमने कंसाइज करना है, कम वर्ड्स में ज़्यादा बात कम्युनिकेट करनी है, इसलिए हमेशा एक्टिव वॉइस यूज़ करें। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्टिव वॉइस को प्रेफर किया जाता है हमेशा राइटिंग में। मोर एवर पैसिव वर्ब्स डीकंसाइज प्रोज, ठीक है। पैसिव वर्ब्स क्या कहता है, आपके प्रोज को, आपकी राइटिंग को डीकंसाइज कर देता है, डी एम्फेसाइज और इवन एलिमिनेट मेंशन ऑफ द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन कन्वेड बाय द वर्ब, क्योंकि पैसिव में आपको पता है जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, मीन्स वो आता है सेंटेंस के लास्ट पे, और लास्ट पे जो चीज़ है वो लेस इंपॉर्टेंट, लेस एम्फेसाइज बन जाती है, इसलिए पैसिव वॉइस डी एम्फेसाइज कर देता है आपके डूअर को, आपके मेन सब्जेक्ट को, इसलिए भी आपने अवॉइड करना है पैसिव वॉइस यूज़ करने से। नेक्स्ट इज नॉमिनलाइजेशन, वेयर पॉसिबल यूज़ वर्ब फॉर्म्स इंस्टेड ऑफ नाउन फॉर्म्स, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि नाउन की जगह जहाँ भी पॉसिबल है वर्ब आप ज़्यादा अपने सेंटेंस में यूज़ करने की कोशिश करें। एक्सेसिव और अननेसेसरी नॉमिनलाइजेशन, टर्निंग वर्ब्स इनटू नाउन्स, ठीक है, यानी कि वर्ब्स को आप नाउन बना रहे हैं ज़्यादा। नॉमिनलाइजेशन का ये मतलब है कि हर बार नाउन, हर बात में नाउन यूज़ करें, जहाँ नाउन के बगैर काम चल जाता है वहाँ भी नाउन यूज़ करें, ठीक है, इसको कहते हैं नॉमिनलाइजेशन, यानी कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाउन। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाउन को अवॉइड करें और कोशिश करें ज़्यादा आप वर्ब यूज़ करके अपने सेंटेंस को, अपने मीनिंग को क्लेरिफाई करें। अच्छा, ओके, एक्सेसिव, वो कह रहा है एक्सेसिव और अननेसेसरी नॉमिनाइजेशन कैन मेक योर राइटिंग वर्डी बिकॉज इट रिक्वायर्स अ नाउन एंड अ वर्ब इज इंस्टेड ऑफ जस्ट द वर्ब फॉर्म, कि नाउन, जब नाउन होगा तो उसको मॉडिफाई करने के लिए वर्ब भी यूज़ होगा, मीन्स सेंटेंस लंबा हो जाएगा, वर्ड ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए कोशिश करें नॉमिनाइजेशन से अवॉइड करें और वर्ब यूज़ करके अपने मीनिंग को क्लियर करें। अननेसेसरी रेपिटेशन,
अवॉइड, ये सारी चीज़ें जो यहाँ बताई हैं ना उसने, वो मुझे लगता है सारी आगे बारी बारी एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे बताई है नहीं, यहाँ पे बताई है, ये देखें, पैसिव वॉइस, अननेसेसरी रेपिटेशन और नॉमिनलाइजेशन, अननेसेसरी वर्ड्स और सारा कुछ। अच्छा, अननेसेसरी रेपिटेशन देखें, अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अननेसेसरी रेपिटेशन इन्वॉल्व्स मॉडिफायर दैट रिपीट इन्फॉर्मेशन गिवन इन द वर्ड मॉडिफाइड। अच्छा, मॉडिफायर क्या करता है, जो मॉडिफाइड वर्ड में इंफॉर्मेशन दी होती है ना उसको रिपीट करता है। वी विल डिस्कस फर्दर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ रिकॉग्नाइज एंड एलिमिनेटिंग रेपिटेशन। बाद में एग्जांपल डिस्कस होंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अननेसेसरी वर्ड्स एंड फ्रेजेस। मेक श्योर दैट ईच वर्ड एंड फ्रेज इन योर सेंटेंस कंट्रीब्यूट्स टू मीनिंग एंड क्लैरिटी। हर वर्ड जो है वो मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है और क्लेरिफाई कर रहा है आपके सेंटेंस को। ट्राई टू अवॉइड द टू कॉमनली यूज कंस्ट्रक्शंस देयर इज़ और एंड इट इज़। डिलीट सुपरफ्लुअस मटीरियल व्हेन यू डिवाइस योर फर्स्ट ड्राफ्ट। वो कह रहा है कि इन ये जो है ना ऐसी कंस्ट्रक्शन देयर इज़ या देयर आर एंड इट इज़ ये अक्सर यूज़ होती हैं, यानी कि मोस्टली सेंटेंस हम देयर इज़ से, देयर आर से, एंड इट इज़ एंड दिस इज़ इस तरह स्टार्ट करते हैं। इसको आप अवॉइड करें और कोशिश करें कि आपका ईच एंड एवरी मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस क्लैरिफाई and proceed towards your communication. That is your purpose of communication, your main objective of communication. Okay. Next is overloaded sentence. Avoid sentences that contain more information than the reader can easily follow. Instead, divide such sentences into more manageable pieces that can be easily grasped. कि इतनी इन्फॉर्मेशन रीडर को दें जितनी वो हजम कर पाए। ओवरलोड एग्जैजरेशन अपने सेंटेंस में बिल्कुल भी नहीं करें। ओके। सेंटेंस फ्रैगमेंट्स। अ सेंटेंस फ्रैगमेंट इज मिसिंग अ सब्जेक्ट, अ वर्ब, अ बोथ बट इज पंक्चुएटेड एज इफ इट वर अ कंप्लीट सेंटेंस। कह रहे सेंटेंस फ्रैगमेंट ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है या वर्ब मिसिंग होता है या दोनों मिसिंग होते हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर भी कंप्लीट सेंटेंस की तरह प्रोनाउंस किया पंक्चुएट करता है। एग्जाम्पल देखें, ड्राइविंग इन द सिटी ड्यूरिंग द इवनिंग रश और, कि इवनिंग रश और में शाम के वक्त जो रश के घंटे होते हैं उस टाइम में सिटी में ड्राइव करना। अभी एक सेंटेंस है ना, तो इसमें सब्जेक्ट है, ड्राइव करने वाला कोई नहीं है ना, जो काम करने वाला डूअर है नहीं है उसमें, और वर्ब भी नहीं है। देखें, ड्राइविंग को वर्ब हम कह सकते हैं, ड्राइव करना, ये ING लगा, ये वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट तो इसमें नहीं है, सब्जेक्ट मिसिंग है, ये सेंटेंस फ्रैगमेंट। ओके। नेक्स्ट देखें, टू अप्लाई फॉर अ जॉब एट द न्यू स्टोर इन द मॉल। इसमें तो वो भी नहीं है, आपका वर्ब भी नहीं है और सब्जेक्ट भी नहीं है, कि जो मॉल में न्यू स्टोर ओपन हुआ है उसमें जॉब के लिए अप्लाई करना, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट है कॉमा सप्लाइज। नेवर लिंक टू इंडिपेंडेंट क्लासेस विद जस्ट अ कॉमा। कि इंडिपेंडेंट क्लास तो आपको क्लियर है ना क्या होती है, कि डिपेंडेंट क्लास वो होती है जो किसी पे डिपेंडेंट करे अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए, और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है जो खुद ही अपना मीनिंग एक्सप्रेस करे, ठीक है। वो कह रहा है कि जो इंडिपेंडेंट क्लास है उसको आपने लिंक टू उन दोनों को आपस में कॉमा से लिंक नहीं करना, जस्ट कॉमा से लिंक नहीं करना। दिस इज़ नोन एज अ कॉमा सप्लाइज एरर, ठीक है। ये कॉमा सप्लाइज कॉमा सप्लाइज एरर की एग्जांपल भी, इसको आपने डेफिनेशन भी मेमोराइज़ कर लेना। कहाँ चला गया दिस वन, जी है कॉमा सप्लाइज। अच्छा, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये डेफिनेशन है कॉमा सप्लाइज एरर की, इसको याद करना है और नीचे एक आधी एग्जांपल भी इसमें लगा देनी है डेफिनेशन के साथ, ठीक है, फ़ायदा होगा। एग्जांपल देखें, द सन इज़ हाई, पुट ऑन सम सन ब्लॉक। अब हाई और पुट ऑन सम ब्लॉक, इस दोनों को उसने किससे कॉमा से जॉइन किया हुआ है, दैट इज़ कॉमा सप्लाइज, दैट इज़ नॉट ट्रू। सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस कंप्यूटर डज नॉट मेक सेंस टू मी, आगे कॉमा, इट्स केम विदाउट अ मैनुअल, कि ये कंप्यूटर मुझे सेंस नहीं यानी कि दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही इसमें करना क्या है, क्योंकि इसमें मैनुअल नहीं है। मैनुअल आपको पता है ना क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस की जो डायरी होती है उसको हम कहते हैं मैनुअल, हम पीछे पढ़ सकें अपने इंस्ट्रक्शंस वाले चैप्टर में। अच्छा, यू कैन करेक्ट अ कॉमा सप्लाइज इन 4 वेज। अब ये 2 कॉमा सप्लाइज हो गए, ऊपर ने पढ़ लिया आपने, कॉमा सप्लाइज की डेफिनेशन भी होगी, कॉमा सप्लाइज एरर भी हो गया, उसकी एग्जांपल्स भी आपने देख ली। अब कह रहे हैं 4 तरीके हैं इसको ठीक करने के, ये चारों तरीके आपने मेमोराइज़ करने हैं। सेपरेट द इंडिपेंडेंट क्लासेस इनटू 2 सेपरेट सेंटेंस, या तो दोनों को ना अलग सेंटेंस बना दें, बात खत्म हो। पंक्चुएट पोस्ट सेंटेंसेस विद पीरियड्स, ठीक है, उनको एक पीरियड के साथ पास के साथ पंक्चुएट करें, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है, रिप्लेस द कॉमा विद द सेमी कॉलन और विद सेमी कॉलन एंड अ कंजक्शन। कॉमा को सेमी कॉलन के से रिप्लेस करें, और समटाइम्स ऐसा होता है कि सेमी कॉलन से काम नहीं बनता, आपको कंजक्शन भी ऐड करना पड़ता है, कंजक्टिव एडवर्ब भी ऐड करना पड़ता है, ठीक है। सच एज, होवर और फर्दर मोर, ये हमारे कंजक्टिव वर्ड हैं जिनको हम पहले ट्रांजिशनल मार्कर कहते होते थे, याद है ना। ओके, द कंजक्टिव एडवर्ब इज़ द नॉर्मली फॉलोड बाय अ कॉमा, फिर उसके बाद कॉमा आएगा
और फिर आप आगे कर देंगे, ठीक है। या तो सेमी कॉलन ऐड करें, या सेमी कॉलन और कंजक्टिव एडवर्ब ऐड करें, या कंजक्टिव एडवर्ब ऐड करें, उसके बाद कॉमा ऐड करें और फिर दूसरी क्लास लिखें। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका, रिप्लेस द कॉमा विद अ कॉमा एंड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कॉमा दोनों को लगाएं, सिर्फ कॉमा नहीं, ठीक, क्योंकि वो कॉमा सप्लाइज एरर बन जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कॉमा दोनों चीज़ें लगाएं। मेक वन ऑफ द क्लास इनटू अ सबऑर्डिनेट क्लास। दोनों में से, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेज हैं ना, प्रिंसिपल क्लासेज हैं, ऐसे काम नहीं बनता। एक सबऑर्डिनेट हो और एक इंडिपेंडेंट हो, यानी कि एक डिपेंडर हो क्लास और एक इंडिपेंडेंट क्लास हो, यानी कि एक सबऑर्डिनेट और एक प्रिंसिपल क्लास हो, तो फिर आप उन दोनों को कॉमा से ज्वाइन कर सकते हैं। और 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को कभी भी आपने कॉमा से ज्वाइन नहीं करना, यही बात है, ठीक है। और ये 4 वेज भी आपने याद कर लेने हैं इसको ठीक करने के, कॉमा सप्लाइज को। नेक्स्ट इज़ फ्यूज सेंटेंसेस। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से पढ़ी हुई हैं, 101 में पढ़ी हुई हैं, इसीलिए तो रिव्यू है ना, ये सेंटेंस रिव्यू है। डू नॉट अलाउ 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस टू रन टुगेदर विदाउट अ कंजक्शन और पंक्चुएशन बिटवीन दैम। 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को विदाउट पंक्चुएशन, विदाउट कंजक्शन राउंड आउट ना करें, उनको इकट्ठा ना लिखें। दिस एरर प्रोड्यूस अ फ्यूज सेंटेंस। टू जॉइन 2 मेन क्लासेस फॉलो द ऑप्शन लिस्टेड अंडर कॉमा सप्लाइज। कह रहा है कि उन 2 मेन क्लासेस कौन सी होती हैं? मेन क्लासेस का वही मतलब है ना, जो इंडिपेंडेंट क्लास होती हैं, जो ऊपर हमने पढ़ी। ऐसे करेंगे तो ये सेंटेंस फ्यूज सेंटेंस कहलाएगा और कॉमा सप्लाइज भी। और इसको ठीक करने के लिए, इसको आप करेक्ट करने के लिए कॉमा सप्लाइज के रूल्स जो बताए हैं, कह रहा है उसको फॉलो करें। एग्जाम्पल देखें, आई गोट अप लेट दिस मॉर्निंग, आई डिड नॉट हैव टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब कोई चीज़ भी उसने बीच में नहीं लगाई हुई, ना कॉमा ना कुछ ना कुछ। दूसरा देखें, द सन इज़ 93 मिलियन माइल्स अवे। अब कॉमा, इट कैन स्टिल बर्न अ पर्सन स्किन बैडली। अब ना कॉमा है, ना कोई कंजक्शन है, ना कुछ है, ये 2 सेंटेंसेस हैं, यहाँ भी 2 सेंटेंस हैं। ये फ्यूज सेंटेंस उसने किया हुआ है, जो कि रॉन्ग है। इसको ठीक करने के लिए आप कॉमा सप्लाइज के रूल फॉलो करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज स्ट्रिंगली सेंटेंसेस। अवॉइड स्ट्रिंगिंग several classes that would be easier to read and understand if they were broken up into separate classes. The following example make the point of how incoherent the language becomes with the use of stringly sentences. इट मीन्स कि आप स्ट्रिंगिंग सेवरल क्लासेस, ज़्यादा क्लासेस को जोड़ के ना लिखें, जबकि उनको अलग-अलग सेपरेटली ईजी से अच्छा सा पढ़ा जा सकता है, तो आप उनको जोड़ के ना लिखें, वो फ्यूज़ वाला काम ना करें। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड बिटवीन अ प्रोनाउन। हमने बहुत अच्छे से, मुझे याद है, मैंने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये वही डिस्कस कर रहे हैं दोबारा। एग्रीमेंट कह रहा है कि सब्जेक्ट का वर्ब का एग्रीमेंट या फिर प्रोनाउन का और वर्ब का एग्रीमेंट, एंड इट्स एंटीसीडेंट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर पैराग्राफ कोहेरेंस एज वेल एज फॉर स्टाइल एंड ग्रामर। याद है ना, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था कि जो जिसके ज़्यादा क्लोज है वो उसके क्लोज आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो या वर्ब ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट होना चाहिए सेंटेंस में। ये वही है बिल्कुल कि आपका सेंटेंस जो है वो एग्रीमेंट आपके जो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए, और सब्जेक्ट और वर्ब और प्रोनाउन का या फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट का भी एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये कोहेरेंस क्रिएट करता है सेंटेंस में। अब लास्ट पे कह रहा है, इसकी उसने एग्जांपल नहीं दी ना, उसको डिटेल से बयान किया, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है आपने ये एग्रीमेंट। When editing your document, check for agreement, paying close attention to subject, verbs and pronouns. ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब्स और प्रोनाउंस को ज़्यादा आपने तवज्जो देनी है कि उनका एग्रीमेंट ठीक से है या नहीं। एडिटिंग में इस बात का ख्याल रखना है। मेक श्योर योर सब्जेक्ट एग्रीज विद योर वर्ब, कि सब्जेक्ट वर्ब से एग्री कर रहा हो। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो। उसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर? मेक श्योर योर प्रोनाउन एग्री इन जेंडर एंड नंबर विद देयर एंटीसीडेंट्स। यानी कि अगर प्रोनाउन आपने मेल जेंडर यूज़ किया, अली यूज़ किया, तो प्रोनाउन आप हर लगा रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ नॉट कॉल्ड आपका वर्ब प्रोनाउन एग्रीमेंट। नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट। नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट इज़ दैट कि अगर अली जेंडर आपने मेल जेंडर यूज़ किया तो उसका प्रोनाउन हिज आएगा, ओके। इसका ये मतलब है मेक श्योर द फॉर्म ऑफ योर प्रोनाउन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर हाउ यू आर यूजिंग द प्रोनाउन इन द सेंटेंस। प्रोनाउन केस भी मतलब आप देखें ना, एक अली है, वो उसका ओके ये पर्सनल प्रोनाउन उसका आपने हिज लगा दी। अब हिज, हिम 3 केसेस बन जाते हैं प्रोनाउन के भी, हिज, हिम। आपने देखना है कि हिज लगेगा, हिम लगेगा या हिम थर्ड वाला लगेगा, ठीक है। केस को भी क्लियर करें। फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मेक श्योर योर प्रोनाउंस आर क्लोजली लिंक्ड टू देयर एंटीसीडेंट्स प्रोनाउन रेफरेंस।
इसका ये मतलब है कि प्रोनाउन उसके करीब हो जिसको वो रेफ़र कर रहा है। अगर अली को रेफ़र कर रहा है तो सेंटेंस में अली अगर सब्जेक्ट है ना, तो प्रोनाउन आपने सब्जेक्ट के करीब तरीन लगाना है। ये हमने डिटेल से पढ़े में, इनकी एग्जांपल भी हमने 101 में की है, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप भी थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करें। बाकी ये रिव्यू ही था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।